हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस चल रही है, मॉक टेस्ट हो रहा है, स्पेशल टेस्ट भी हो रहा है, कई प्रैक्टिस क्लासें भी चल रही हैं। तो उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी और जो समस्याएं आती हैं उसका निदान तो मैम कर ही देती हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर समय दीजिए। इस प्रकार आपकी और हमारी दोनों की मेहनत जब मिलेगी तो रिजल्ट कैसे नहीं बनेगा, ज़रूर बनेगा। बस विश्वास के साथ मेहनत करते रहिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पीछे हमने प्रगतिवाद को पूरा कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद, नकेनवाद, जिसे प्रपद्यवाद भी कहते हैं। तो इनके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस सप्तक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है। एक सेकंड। किस सप्तक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है? तो तार सप्तक में। तार सप्तक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है। तार सप्तक में कौन कौन आता है? प्रभा, गिरा, अनेक, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर और प्रभा, गिरा रा से रामविलास शर्मा, आ से अज्ञे, ने से नेमीचंद जैन और ग से गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो इसमें कोई भी कवयित्री नहीं है। ठीक। दूसरा प्रश्न है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है कुंवर नारायण का। नकेनवाद के प्रवर्तक कवि कौन थे? तो नकेनवाद, जिसे प्रपद्यवाद भी कहा गया, इसमें इसके जो प्रवर्तक कवि थे वो 3 कवि थे, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। इनके पहले अक्षर को लेकर के ही नकेनवाद कहा गया। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे को। आगे है आत्मजयी। आत्मजयी रचना किसकी है? तो आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है, 1965 में आती है। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर, ये रचना किसकी है? तो ये है अज्ञे की। यहाँ गलत दिया है, हरी घास पर क्षण भर अज्ञे की रचना है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसके अज्ञे जी हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, इस काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं गजानन माधव, मुक्तिबोध। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन, इस सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन, गजानन माधव, मुक्तिबोध। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। कथन किसका है? तो ये कथन भी अज्ञे जी का है। वह कवि जिसकी भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है, कौन है वो? वो हैं हमारे मुक्तिबोध जी। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास, इसके रचयिता कौन थे? तो रामदास कविता के रचयिता थे रघुवीर सहाय। अज्ञे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः किसके प्रतीक हैं? तो नदी के द्वीप कविता है जो इनकी, उसमें नदी और द्वीप किसके प्रतीक हैं? समाज और व्यक्ति के। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये गजल लिखी दुष्यंत कुमार ने। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है?
तार सप्तक का संपादन किस युग से होता है? प्रयोगवाद युग से। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे की कृतियाँ कौन सी हैं? चिंता, बावरा अहेरी और इंद्रधनुष रौंदे हुए। ये आगे है, तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं? मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी। तो हमारे तीसरा सप्तक में कौन कौन से कवि आते हैं? एक तो आते हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, फिर मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। ठीक, इसका सूत्र भी बनता है प्रकुकी के विषम। तो इसमें 3 कवि आते हैं, मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी। इन्हीं के नाम यहाँ पर पूछा है। दुख सबको मांझता है, चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? अज्ञे जी हैं। आगे है 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? तो धर्मवीर भारती। खुशबू के शिलालेख कविता किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है खुशबू के शिलालेख। तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या है? तो जो तार सप्तक था उसका प्रकाशन काल है 1943, जिससे प्रयोगवाद की शुरुआत होती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं पूछा है, तो इनकी रचनाएं हैं पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग और काठ की घंटियां। लिपटा रजाई में भी है। ठीक, बांस पुल है, पुल बांस पर पुल, हाँ ऐसा कुछ है। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? अज्ञे का। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। किसने कहा? अज्ञे जी ने। सागर मुद्रा ये किसकी रचना है? तो सागर मुद्रा अज्ञे जी की है। आगे है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? ये है धर्मवीर भारती की। वह कृति जिसकी रचना का आधार कठोपनिषद है, तो वह रचना है आत्मजयी कुंवर नारायण की। कलगी बाजरे की, इसमें सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और क्या माना गया है? तो बाजरे की कलगी के अलावा माना गया है बिचली घास को। प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? तो प्रपद्यवाद नकेनवाद का ही पर्याय है। नकेनवाद को ही प्रपद्यवाद कहा गया। प्रपद्यवादी कवि कौन नहीं है? तो गिरजा कुमार माथुर नहीं है, क्योंकि ये प्रयोगवाद में आते हैं। तार सप्तक के पहले तार सप्तक के कवि हैं ये गिरजा कुमार माथुर। नकेनवाद से जुड़ा कवि कौन है? केसरी कुमार हैं। सही सुमेलित करना है कवि और काव्य संग्रह। तो नरेंद्र शर्मा की कविता कौन सी है? इनका काव्य संग्रह है प्रवासी के गीत। नागार्जुन का है युगधारा, जो कि इनका पहला काव्य संग्रह है। केदारनाथ अग्रवाल का है फूल नहीं रंग बोलते हैं, और भवानी प्रसाद मिश्र का है बुनी हुई रस्सी। यहाँ भी सुमेलित करना है, यहाँ कविताएं हैं और यहाँ कवि हैं। तो नदी की बांक पर छाया किसकी है? अज्ञे की। आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। ठंडा लोहा किसका है? धर्मवीर भारती का। कुआनो नदी सक्सेना जी का। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था,
न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी। इन्होंने ही कहा कि प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है रामविलास शर्मा कहते हैं शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण किससे लिया गया है? तो यह उद्धरण लिया गया है एक लंबी कविता का अंत से। असाध्य वीणा अज्ञे के किस काव्य संग्रह में है? तो असाध्य वीणा जो है वो आंगन के पारद्वार में संकलित है। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र क्या कहना चाहते हैं? तो गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। फिर है बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? केदारनाथ सिंह ने। आगे चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है? तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की। ये कथन है कि पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। यह कहा गया वाक्य किसका है? तो ये वाक्य है धर्मवीर भारती का। इन्होंने कहा कि पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्जना के क्षण कविता किसकी है? अज्ञे की है। संगीनों का साया ये काव्य संग्रह किसका है? तो ये है प्रभाकर माचवे का। गीत फरोश रचना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। पूर्वा कविता के लेखक कौन हैं? अज्ञे जी हैं। अपूर्वा के केदारनाथ अग्रवाल और पूर्वा के अज्ञे जी। व्यक्तिगत काव्य के रचयिता कौन है? तो व्यक्तिगत के हैं भवानी प्रसाद मिश्र। नाटक भी है व्यक्तिगत लक्ष्मी नारायण लाल का, लेकिन काव्य किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का। महावृक्ष के नीचे ये काव्य रचना किसकी है? ये है अज्ञे की। दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं हैं। कौन नहीं है? अज्ञे, क्योंकि ये तार सप्तक के कवि हैं। ठीक। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 ईस्वी। आगे है जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं मुक्तिबोध की। गुस्से से उबली कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जगी, अनचाहा नृत्य करने दो। यही इच्छा जगी कि उसे अनचाहा नृत्य करने दो। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है। कौन? पहाड़। अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियाँ उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? नामवर सिंह का। ये जो कथन है ये अंधेरे में कविता के विषय में कहा गया है और कहा है नामवर सिंह ने। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम ना चलेगा। पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? नहीं पूछा है, तो कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार पर स्वीकार, ये नहीं है। तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है, तो अभी हमने तीसरे तार सप्तक के कवि बताए थे प्रकुकी के विषम, उसमें धर्मवीर भारती नहीं आते हैं। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध है। ठीक। अंधेरे में जो कविता थी इसका पहला प्रकाशन कब हुआ? 1964 में हुआ। ठीक। किसमें हुआ? आशंका के द्वीप अंधेरे के नाम से पहला प्रकाशन इसका हुआ।
किस नाम से? आशंका के दीप अंधेरे में, इस नाम से पहले इसका प्रकाशन हुआ था। किस पत्रिका में हुआ था? तो बताएंगे कल्पना पत्रिका में हुआ था। ठीक, और इसके रचनाकार हैं मुक्तिबोध। तो कितने प्रश्न बने? यहाँ से 4 प्रश्न बन गए। आगे देखते हैं, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक थे अज्ञे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो ये हैं तीसरा तार सप्तक के। ठीक, ये तीसरे में आते हैं। प्रकूकी के विषम, उसमें सक्सेना जी आते हैं। माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? कौन बड़ा है? वह जो नदी पर खड़ा है। माझी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो केदारनाथ सिंह है। तार सप्तक का कवि कौन है? अज्ञे जी हैं। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार केदारनाथ सिंह। एक काव्य संग्रह जो अज्ञे का नहीं है। धरती, धरती किसका है? त्रिलोचन का है। 1945 में इसका प्रकाशन हुआ, धरती का, और ये त्रिलोचन का पहला काव्य संग्रह है, ध्यान रखेंगे। आगे है, अज्ञे की कृति कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर। संशय की एक रात, ये कृति किसकी है? तो ये नरेश मेहता की है। अब आप हमें ये बताएंगे कि जो संशय की रात है नरेश मेहता की कृति, ये प्रबंध काव्य है या फिर लंबी कविता है? ठीक, इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। आगे है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? नई नई राहों का अन्वेषण। वह कवि जिसकी रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं चौथे में संकलित नहीं हैं। चौथे में श्री स्व शुरा अरान ये आते हैं, इसमें शमशेर बहादुर नहीं है। शमशेर बहादुर आते हैं दूसरे सप्तक में। ठीक, और दूसरे सप्तक में स स ध र ह न भ शमशेर बहादुर हैं। शकुंत माथुर हैं, हरिनारायण व्यास हैं, सस धर धर्मवीर भारती हैं, रघुवीर सहाय हैं, हरिनारायण व्यास हैं, और कौन है? न से नरेश मेहता हैं, और भा से भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ठीक, शमशेर बहादुर, शकुंत माथुर, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, ये हैं दूसरे सप्तक के कवि। फिर है, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता कौन है? तो फैंटेसी लिखने वाले एक ही हैं, मुक्तिबोध जी। प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, जो कि तीसरे सप्तक में आते हैं। ये प्रपद्यवाद में नहीं है। दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन है? अभी बताया, रघुवीर सहाय जी हैं। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी? शमशेर बहादुर सिंह ने। चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका लिखी शमशेर बहादुर सिंह जी ने। किस नाम से? एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से। ठीक, वह कविता जिसमें सर्जन संबंधी चिंतन है, तो असाध्य वीणा में। वह वर्ग जिसके सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं, रामविलास शर्मा, नरेश मेहता और मदन वात्स्यायन, ये सभी किसी न किसी सप्तक के कवि हैं। ये तार सप्तक में आ जाते हैं, नरेश मेहता दूसरे में आ जाते हैं, और मदन वात्स्यायन जो है वो तीसरे में आ जाते हैं। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि, क्या कहना चाहता है कवि? व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। वह कविता जिसमें शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है, वो कविता कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में क्या नहीं है? नहीं है पूछा है, तो तालाब नहीं है।
कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। अभी ये पीछे कथन आया था, किसका है? तो ये नामवर सिंह का है। अज्ञे के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ। जनवादी विचारधारा के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। रघुवीर सहाय की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? कितनी शांति कितनी शांति। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नव की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार निहाई कोई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो प्रस्तुत पंक्तियां आगे की किस कविता से उद्धृत हैं? तो ये उद्धृत है कलगी बाजरे की। प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कारण कौन सा सही नहीं है? समाज सापेक्षता, ये सही नहीं है। तार सप्तक के कवि नहीं है निराला जी, ये तो छायावादी हैं। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। तार सप्तक के कवि नहीं है भवानी प्रसाद मिश्र। किसके हैं ये? दूसरे सप्तक के। फैंटेसी पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? अंधेरे में है। वह कवि जिनको राहों के अन्वेषी कहा गया। किसको कहा गया? तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है सन 1943 से। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का। जापान देश की काव्य शैली क्या है? हाइकू है, जिसका प्रयोग अज्ञे किया करते थे। ये हाइकू से प्रभावित थे अज्ञे जी। सही सुमेलित करना है रचनाएं और रचनाकार। संशय की एक रात किसकी है? नरेश मेहता की। चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध का। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी है? तो रघुवीर सहाय की। और संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की। आगे बताना है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञे की रचनाओं का सही क्रम। ठीक, तो पहले आ जाता है बावरा अहेरी 1954 में। फिर इंद्रधनुष रौंदे हुए ये आता है 1957 में। ठीक, अरि ओ करुणा प्रभा में, ये आता है 1959 में। फिर आंगन के पार द्वार 1961 में। ठीक, तो है ये इनकी रचनाओं का क्रम है। 54, 57, 59 और 61। आगे है वह कवि जिसकी रचनाएं तार सप्तक प्रथम में नहीं है, तो शकुंतला माथुर जो कि दूसरे सप्तक में आती हैं। वह कवि जिसकी रचनाएं तीसरे में है, केदारनाथ सिंह। वह कवि जिसकी रचनाएं चौथा सप्तक में है, नंद किशोराचार्य की। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दर्शन से मुक्ति। रूप तरंग काव्य संग्रह किसका है? रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा का। दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है कौन? कुंवर नारायण। ये किसके हैं? तीसरे के हैं, तीसरा तार सप्तक में आते हैं। नदी के द्वीप रचना किसकी है? अज्ञे की है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं कौन सी हैं? एक सूनी नाव और जंगल का दर्द। नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि कौन हैं? केदारनाथ सिंह हैं। प्रयोगवाद की विशेषता क्या थी? तो प्रयोगवाद की विशेषता थी शिल्पगत चमत्कार। तो आज हमने प्रयोगवाद को पूरा कर लिया। इसके बाद हम नई कविता देखेंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे विदा लेती हूँ, मिलेंगे अगले क्लास में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।